बेटास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। वो आज हमने ना इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बेटा ये दो टॉपिक करने हैं। ठीक है जी, थोड़ा मेरे हिसाब से चलना तो चैप्टर में बड़ी सहूलियतें नजर आएंगी। मेरे हिसाब से चलने की कोशिश तो करो। सर आप देख पा रहे होंगे मैंने तो सीक्वेंस से शुरू नहीं किया चैप्टर। एक आदमी कहते हैं मुझे डेलीगेशन वर्ड समझ नहीं आया, या डिसेंट्रलाइजेशन बताओ क्या समझ नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने तो पूरा डिफरेंस पढ़ाया, आपने कहा कि बिल्कुल ओके, किसी ने एक प्रॉब्लम ही नहीं पूछी। मैंने एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन पढ़ाया, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, किसी ने एक प्रॉब्लम नहीं पूछी। तो समझ में आ रहा है ना, पक्का है ना? देख लो सीक्वेंस नहीं है, होगा भी नहीं, मेरे किसी किसी चैप्टर में नहीं होता है सीक्वेंस। फाइनेंशियल मार्केट एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं सीक्वेंस से बहुत ज्यादा चलता हूँ, जो पिछला चैप्टर पढ़ा, बाकी तो भूल जाओ। खैर सर है सीक्वेंस की तो आओ जी। वो मैं कर रहा हूँ बात इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर। एक बार फटाफट से डेलीगेशन पे बात करें दोबारा। वो याद है आपको, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 and in decentralization we multiplied by many। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल लेवल्स तक दिखता है, देखने को मिल जाता है, जबकि बेटा डेलीगेशन में ज्यादातर दो ही लेवल दिखाई देते हैं। ऐसा ही है ना? तो मैं सीधा इंपॉर्टेंस पे आ रहा हूँ, कल वाली बात रिपीट करने तो बहुत देर लगेगी। आ जाऊँ अपने टॉपिक पे सीधा। तो मेरे पास ना इम्पोर्टेंस इसकी है और इम्पोर्टेंस इसकी है, यकीन मानना मुझे नहीं पता शायद पूरे इंडिया में भी कोई टीचर इस चीज को ऐसे कराता है कि नहीं। 5 इम्पोर्टेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शायद किसी को भी नहीं पता हो, ऐसे मैं प्रूव भी कर दूंगा, मुझे कैसे नहीं करनी है। वो इधर पहली हेडिंग देखना क्या लिखा है, ठीक है? उधर फोर्थ हेडिंग लिखी है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। एक बार ना यहाँ पर लिख लो, फर्स्ट हेडिंग के बराबर है ये, फर्स्ट हेडिंग लिख दो इसको। ताकि आपको ध्यान है कि डेलीगेशन की फर्स्ट हेडिंग में जो लिखना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है? और वो सेकंड हेडिंग क्या है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इधर सेकंड हेडिंग है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, लिख दो सेकंड। वो थर्ड हेडिंग क्या है बेटा? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इधर बाबू देखना कहाँ पर हेडिंग लिखी गई है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, फर्स्ट लिख दो बेटा, फर्स्ट पे थर्ड। उधर फोर्थ हेडिंग देखना क्या लिखी गई है, फैसिलिटेट ग्रोथ। इधर फिफ्थ हेडिंग देखना क्या है, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ शायद, या ग्रोथ ही होगा, है ना? लिखो फोर्थ। बाबू इधर फिफ्थ हेडिंग है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, उधर नहीं है कुछ भी, रुक जाओ। इधर बेटा हेडिंग है सिक्स्थ बेटर कोऑर्डिनेशन, उधर देखो बेटर कंट्रोल हेडिंग किस नंबर पे, सिक्स्थ चिपका दो, सिक्स्थ। वो 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। मेरी तरफ देखते जाना, मैं प्रूव करता जाऊंगा जब समझाता जाऊंगा, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको। एक टॉपिक कराऊंगा, दूसरा खत्म हो जाएगा। 5 सिमिलर है, यानी कि टोटल मिला के मुझे 7 हेडिंग समझानी है। 5 तो सिमिलर है, एक यहाँ पे बचेगी, 5 तो यहाँ पर। 7 हेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना, बस जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी छोड़ देंगे बैच को, ठीक है? आप मेरे सामने देखेंगे पूरी जान लगा देंगे समझने में बेटा, क्योंकि समझने वाला टॉपिक है, रटने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इधर पहली हेडिंग लिखी गई है इफेक्टिव मैनेजमेंट, और इधर फोर्थ हेडिंग लिखी गई है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। बिल्कुल सिमिलर मैटर है, आराम से सुनो। बाबू आपको पता है डेलीगेशन से पहले इंसान ओवरबर्डन होता है। किसी टाइम ना ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन होती है, एक आदमी को लगता है सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं 18 घंटे काम कर सकता हूँ। एक साल बाद वो 18 घंटे काम कर ले, दूसरे साल से समझ में आ जाता है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा सब कुछ। किसी एक्सटेंट पर जाकर काम बांटना पड़ेगा, किसी जगह पे तो जाकर सोचोगे ही ना। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन बेटा आप काम बांटते हो, और जब आप काम बांटते हो ना, आपकी सोच पता है क्या होती है कि मैं रिटेन कर लूं अपने पास कोर इश्यूज, इंपॉर्टेंट मैटर, सिग्निफिकेंट इश्यूज, और बेटा रूटीन जॉब्स हैं उसको बेटा किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दूं। यही सोचते हो? पक्की बात यही सोचते हो? मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा।
आपको तो आइडिया नहीं होगा, जिस टाइम पर बेटा 2018-19 से भी थोड़ा सा पहले, जिस टाइम पर जीएसटी आने वाला था, उस टाइम पर मैं अपनी हालत बता देता हूँ आपको। एक दिन में 18 से 19 घंटे काम कर रहा था, जीएसटी आने वाला था, 3 बैच पढ़ाता था मैं, और समझ लो 4-5 बजे उठ रहा हूँ, तीनों बैचेस के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़कर चला गया, 3 ही बैच पढ़ाता था, अकाउंट्स पढ़ाता था 12 को, और 2 बीएसटी पढ़ाता था, बस 11-12, बस इतना ही पढ़ा रहा था उस टाइम में। और बेटा जाता था, ऑफिस खोलता था 9-9:30 ही, ठीक है जी, और तैयारियां दिन भर की शुरू हो जाती थी, ठीक है जी। जो काम ऑफिस में वो तो सब कुछ मैं कर ही रहा हूँ, वो चाहे इनकम टैक्स रिटर्न का है, जीएसटी के नए क्लाइंट है, वो कभी भी मेरे को ना जीएसटी की कोई मीटिंग मिल जाती थी, व्यापार मंडल से मीटिंग लेने चल देता था, आता था, ट्यूशन पढ़ाता था, 3 घंटे से ही खत्म, सीधा ऑफिस। 18 से 19 घंटे काम कर रहा था अकेला, ठीक है। एक आध स्टाफ था मेरे पास, कुछ ज़्यादा नहीं, एक मेरा पार्टनर। फिर इतना रगड़ रखा था, 1 साल में समझ में आ गया भाई ऐसे तो शरीर 5 साल में ही खत्म हो जाएगा। फिर इतनी हिम्मत नहीं है भैया कि शरीर ही खराब है। सर हमने ना एक स्टेज पे आके सोचा यार काम डेलीगेट करना पड़ेगा, ऐसे तो खत्म हो जाएंगे। हमने बेटा इंपॉर्टेंट इश्यूज अपने पास रखे, फिलहाल मेरे एंगल से सोचो, मैंने इंपॉर्टेंट इश्यूज अपने पास रखे, तो जो मेरे इनसिग्निफिकेंट मैटर है, जो नॉन इश्यूज है, जो रूटीन जॉब्स हैं, उनको बेटा बांटना शुरू कर दिया। और आपको बता देता हूँ बेटा, मैंने सबसे पहले अपनी बर्डन हटाया इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर से और जीएसटी रिटर्न के ऊपर से। साफ रखा, सिखाया, मैंने जिम्मेदारी को मान लिया है। अगर तुम्हें लगे कोई डाउट है तो पूछना, बस तब तक फाइल करते रहो रिटर्न्स। मैं क्या देखूंगा तुम्हें एडवांस बता देता हूँ, मैं देखूंगा जीएसटी के केसेस, इनकम टैक्स के केसेस, इनकम टैक्स के ऑडिट, जीएसटी के ऑडिट, सिग्निफिकेंट इश्यूज जो मुझे करने चाहिए, रेस्ट सारी जॉब तुम्हारी है बाबू। अब मैं केसेस पे जाता हूँ, मुझे भी पता है केसेस साल भर में कितनी हेयरिंग आती है। पहली बात तो बहुत सारे केसेस लगते नहीं हमारे क्लाइंट्स के, 2-4 के लग गए, कितनी आनेगी हेयरिंग पूरे साल भर की? 10 देख लेंगे। बाकी क्या है, रिटर्न का प्रेशर हमारे ऊपर है ही, बाकी क्या ट्यूशन बढ़ानी है बढ़ाएंगे। सर जब एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन a person is free from the burden of routine task? आपको दिख रहा है बेटा, पर्सन फ्री हो जाता है फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, रूटीन टास्क का प्रेशर खत्म हो गया। मैंने अपना लाइव एग्जांपल दे दिया, ऑल्दो मेरे को देना नहीं चाहिए, पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, रूटीन टास्क का तो बर्डन नहीं है मेरे ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे पर रूटीन टास्क का बर्डन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट, सिर्फ कॉर इश्यूज का बर्डन है, तो आपको नहीं लगता जब मैं इतना फ्री रहता हूँ, जब मेरे ऊपर कॉर इश्यूज आते होंगे तो मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा? जब काम ही दिन में बाबू 4-5 घंटे का रहेगा, जो पहले 19 घंटे का था, कैसे हैंडल करता हूँ हम कॉल इश्यूज को जाते होंगे? बहुत तगड़े तरीके से हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सर आपको दिखाई दे रहा है टॉप लेवल का मैनेजमेंट अच्छा होता चला जा रहा है? आपको दिख रहा है मेरा मैनेजमेंट इफेक्टिव होता चला जा रहा है? सर यही होता है डेलीगेशन। क्योंकि बेटा कोई भी टॉप लेवल के पास रूटीन जॉब 12 घंटे की है, और इंपॉर्टेंट इश्यूज एक्चुअली में 6 घंटे के होते हैं दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आपने बेटा 12 घंटे का काम आगे बांट ही दिया है, जब काम ही 6 घंटे का कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता बेटा बहुत इफेक्टिवली होगा वो? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं एक बात यहाँ बोल देता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद के बाद प्रूव कर दूँ। सही बात बताऊँ, अब मेरे जैसा आदमी मेरे को इतना 18-19 घंटे की काम करने की आदत पड़ गई, काम आने लगा 4-5 घंटे का, खाली तो रह नहीं सकता दिमाग, खाली नहीं रह सकता दिमाग। सर कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो टू एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये भी ध्यान रखना। कोई भी टॉप लेवल खाली नहीं रह सकता, अगर उसने काम बांटा भी है ना, तो अगर उसको लगता है मेरे पास आज घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा है, तो वो कोशिश करता है कि बेटा नई अपॉर्चुनिटीज को भी खोज निकालूं, क्या पता मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भलाई हो जाए। मैं इस मुद्दे को थोड़ी देर बाद दोबारा उठाऊंगा, पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर हुई बात? अच्छा ये समझ में आ रहा है, यहाँ फोर्थ हेडिंग थी रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। सर सेम ही तो मैटर लिखना है, क्या रिलीफ नहीं मिला टॉप लेवल को? जब आपने अपना काम बांट दिया, चाहे एक लेवल में बांटा चाहे मल्टीपल लेवल पे, रिलीफ तो मिला ही ना, 12 घंटे का रिलीफ मिल गया। मैं नहीं कह रहा था मैटर ठीक है सेम है, तुम ही घबरा रहे थे। ठीक है, पहली हेडिंग पढ़कर बताना।
बाबू सेकंड हेडिंग लिखी गई है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बाबू सामने देखते रहना, मैं अपने ऑफिस का एग्जांपल साथ साथ देता रहूंगा, और बाबू बाहर की दुनिया की जो मैं बातें बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, सुनना। बाबू एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। सर डेलीगेशन की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉय को भी अपॉर्चुनिटी मिली अपना टैलेंट दिखाने की, अपना स्किल्स दिखाने की। सर अगर सारे काम आप करते रहोगे तो बेटा ये क्या करेगा, ये तो कभी अपने स्किल्स शो ही नहीं कर पाएगा ना आपको, ये तो अपनी कॉम्पिटेंसी साबित ही नहीं कर पाएगा कि मैं भी बड़ा कॉम्पिटेंट हूँ। सर जब हमने अपने स्टाफ को काम देना शुरू करा, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, तो हमारे सामने उनके स्किल्स आने लगे। देखो अगर आज आप रूटीन जॉब्स उनको दोगे और रूटीन जॉब से रिलेटेड वो डिसीजंस खुद लेंगे, तभी तो धीरे धीरे वो स्किल्स भी डेवलप होंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अच्छा सीधी एक बात बताओ, बड़ी सिंपल से मैं एक बात पूछता हूँ, आज मैं इनसे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न ना कराता, सीधा ये कह सकता हूँ चला इनकम टैक्स के केस में केस लड़ गया? भाई बेसिक बात तो आनी चाहिए, केस कैसे लड़ेगा? जीएसटी रिटर्न कभी बनवाई नहीं, कहूँ आज जीएसटी ऑडिट करते हैं, समझ पा रहे हो आप? देखो तो ये समझ में आ रहा है, डेलीगेशन की वजह से मैंने इनको रूटीन जॉब्स दी हैं। जब आज रूटीन जॉब से रिलेटेड खुद डिसीजन लेंगे बाबू, जब हम छोटी चीजों को खुद से सॉल्व करने लगते हैं तभी तो हमारा दिमाग उतना डेवलप होता चला जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व कर पाए। तो सर डेलीगेशन की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने स्किल्स यूज करो, अपनी कॉम्पिटेंसी यूज करो, डिसीजन मेकिंग खुद करो। धीरे धीरे बेटा 6 महीने बाद, साल भर, ये इतने डेवलप हो जाएंगे कि अपने आप से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तक भी पहुंच जाएंगे, उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। मानते हो ये बात? तो गलत लिखी हुई ये बात की है, अगर इसमें हेडिंग लिखी हुई है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, मैंने साबित कर दिया कि नहीं कर दिया कि डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना? और यहाँ हेडिंग लिखी हुई है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बेटा मैनेजरियल टैलेंट मिलने जा रहा है आपको, तो गलत क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो रही है, या बात तो सही नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? अब मैं 2 हेडिंग के बाद पढ़ने का टाइम तो अभी मत दूँ, एक हेडिंग और कर ले फिर पढ़ लोगे। वो थर्ड हेडिंग लिखी गई है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इधर देखना, आपको पता है बेटा दुनिया के 99% लोग कैसे मोटिवेट होते हैं? एक ही तरीका है दुनिया में 99% लोगों को मोटिवेट करने का, उनकी सैलरी बढ़ा दो, उनके पे पैकेजेस बढ़ा दो, बोनस दे दो, कमीशन दे दो, मोटिवेट हो जाएंगे। बाबू मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। सर दुनिया में 99% लोगों को मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। लेकिन आपको पता है दुनिया के 8% लोग कैसे मोटिवेट होते हैं? नॉन फाइनेंशियल चीज़ों से। यहाँ जिस मोटिवेशन की बात चल रही है ना वो नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वहाँ यहाँ पैसे की बात नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे मोटिवेट हो रहा है यहाँ पर। बाबू अच्छा एक बात बताओ, अगर आज आपको क्लास टीचर उठाकर मॉनिटर बना दे, कैसी फीलिंग होती है? बस अब तो हम ही हैं, अब तो कोई है ही नहीं। बाबू पता है कैसा मोटिवेशन होता है? हमें लगता है यार क्लास टीचर की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है, क्लास टीचर की पावर है मेरे हाथ में, क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को मिल रही है। चाहे गधे का सर कुछ नहीं होना, लेकिन बेटा लोगों को फिर भी मोटिवेशन होता है। इतनी छोटी सी चीज़ है ये, फिर भी एक अच्छा मोटिवेशन है। और गलती से हेड बॉय बन जाओ, वैसे तो तुम्हारे में छोड़ो कोई बात ही नहीं है ऐसी, ठीक है जी, लेकिन अगर बन जाओ हेड बॉय हेड गर्ल, तो भाई प्रिंसिपल की अथॉरिटी शेयर करने को मिल रही है। यार जितनी अथॉरिटी उसको है, कभी कभी मेरे को भी मिलेगी वो अथॉरिटी, क्या ही बात है, समझ सकते हो? जबकि देला नहीं तुम्हारा, तुम एक एडमिशन नहीं करा पाओ हेड बॉय बन के भी, ठीक है जी, एक एडमिशन छोड़ो, अपना ही एडमिशन बचा लो, वही बड़ी बात है, ठीक है जी। चाहे कुछ नहीं होना, लेकिन आप मानते हो मोटिवेशन है? अरे डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बन गया, अरे येलो हाउस का कैप्टन बन गया, जिस हाउस का वाइस कैप्टन बन गया, लोग ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं। ये तो कितनी छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन में सोचो, इधर देखना मेरी तरफ। सर आप टॉप लेवल पे थे, आपने बेटा इसको वर्क डेलीगेट कर दिया,
वर्क डेलीगेट करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सर ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होगी, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस इंसान का मोटिवेशन सोचो आप, ये एम्प्लॉय क्या सोच रहा होगा, इसने देखा कि मिडिल लेवल पे यार 20 लोग और काम करते हैं, सिर्फ मुझे ही काम क्यों दिया यार, टॉप लेवल मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, ऐसे ही सोच रहा होगा ना उसके दिमाग में। सोच तो यही आएगी ना यार, 20 लोग और भी थे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ही दिया सब सारा काम, सर मेरे ऊपर टॉप लेवल ट्रस्ट करता है। और इसका बाबू मोटिवेशन होना जायज़ है, इसको लगेगा यार टॉप लेवल की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा हूँ मैं, टॉप लेवल के पास पावर थी, उन्होंने अपनी पावर मुझे दी, टॉप लेवल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दी। सर मैं कह रहा हूँ मॉनिटर बनने से मोटिवेशन हो जाता है, तो सर अगर टॉप लेवल की पावर पाले एक आदमी कैसे मोटिवेट नहीं होगा, मुझे बस ये बता दो। समझ में आ रही है बात कि मोटिवेशन होना जायज़ है, और ये दिख रहा है कि पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है और तब भी मोटिवेशन है पैसा यहाँ इन्वॉल्व, मोटिवेशन है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है। सर एक बात बता देता हूँ, ये जो एम्प्लॉई है ना सर, ये ना आपके लिए और लॉयल हो जाएगा जब आप अपनी पावर दोगे ना कि तो 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और ये तेरे जिम में काम है, उसे लगेगा यार इतनी बड़ी पावर, 10 लाख रुपए खर्च करने की सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं, तो ये पावर मेरी है, 10 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, टॉप लेवल की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट आएगा, फीलिंग ऑफ लॉयलिटी आएगी, छोड़ के नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात, मोटिवेशन होता है डेलीगेशन में। मुझे दोनों हेडिंग रीड करके बताओ। वो 3 हेडिंग बिल्कुल क्लियर है, पेपर में आने वाला है, ये कंफर्म है, अभी बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। सर यहाँ लिखा होगा फैसिलिटेट ग्रोथ, 4th हेडिंग। सर डेलीगेशन की वजह से ग्रोथ होती है, इधर देखना, इस हेडिंग को ना मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक तरीका वो जो मैंने नोट्स में लिखा, और एक और तरीका जो मैं नोट्स में नहीं लिखता, पर मुझे वो पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, आराम से सुन लेना। वो पहले मैं उस तरीके का जिक्र कर देता हूँ जो नोट्स में लिखा है, 1 मिनट का, वो निपटाओ, नहीं तो देखते रहेंगे सब। बाबू ये कहता है जब आप डेलीगेशन करते हो ना तो आपके दिमाग में ना सभी एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूर रहता है। यार आप खुद सोचो, मेरे ऑफिस में 5-6 स्टाफ था, मैंने सबको नहीं कह दिया था इनकम टैक्स रिटर्न भरनी शुरू कर दे कल से, जीएसटी रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी सोचा होगा यार किसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, कौन बीकॉम ग्रेजुएट है, कोई अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, किसकी जीएसटी की समझ कितनी है, किसकी इनकम टैक्स की समझ कितनी है, किसको मेरे पास काम करते हुए 4 साल हो गए, किसको काम करते हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ। तो सबको काम नहीं मिला होगा, सबको एक जैसा काम नहीं दे सकते आप, सबको एक जैसी पावर नहीं दे सकते आप, मानते हो ये बात? तो सर जब मैंने डेलीगेशन की वजह से काम बांटा तो बेटा मैंने काम सिस्टमैटिकली बांटा, यानी कि मैंने जो किया वो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क किया। समझ में आ रही है आपको ये बात मेरी? बाबू मानते हो आप मैंने सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क किया, और अगर आपको याद है फ्योल का एक प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। मैंने जो किया वो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क किया, एंड सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये लिखा मैंने नोट्स में कि जब भी आप काम बांटते हो सबको एक जैसा नहीं बांटते, सामने वाले की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सामने वाले के एक्सपीरियंस के हिसाब से काम बांटते हो, यानी कि आप करते हो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, तो नोट्स का मुद्दा। अब जो मैं पर्सनली समझता हूँ वो समझो, जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया, मुझे पता क्या लगता है, ग्रोथ पता क्या होती है, शुरू की 2 हेडिंग की वजह से, एक तो बेटा इफेक्टिव मैनेजमेंट, दूसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैंने मतलब ज़िंदगी से सीखा कि इन दोनों हेडिंग्स में ही ग्रोथ छुपी हुई है। आराम से सुन लो, मैं प्रैक्टिकल लाइफ डिस्कस कर देता हूँ अपनी। सर मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, जब 18 से 19 घंटे काम करने की मुझे आदत पड़ी हुई थी, मैंने पहली हेडिंग में बात बोली थी, जब 4 से 5 घंटे का प्रेशर आया ना, मुझे लगा कुछ है ही नहीं यार, क्या करूँ, सारा दिन खाली
6 घंटे काम करके भी सारा दिन लगता था खाली, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर, फिर भी लगा यार खाली खाली क्या करूँ। मैंने नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी शुरू कर दी, और एक्चुअली में मैंने नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी। मैंने एक ऑफिस बेटा रुड़की में खरीदा, एक ऑफिस बेहट में खरीदा, 2 ऑफिस सेटअप करे मैंने सहारनपुर के अलावा भी, ठीक है जी सर। दूसरी हेडिंग में लिखा हुआ था एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सर जिन जिन भी एम्प्लॉयज को मैंने काम दिया, रूटीन जॉब्स थी, वो भी डेवलप होते चले जा रहे हैं इन द मीन टाइम। सर यहां से मैंने एक एम्प्लॉय को उठाया और रुड़की का पूरा ऑफिस उसको दे दिया, क्योंकि मुझे पता था ये रूटीन जॉब बहुत अच्छी कर रहा है, मुझे ये भी पता था कॉम्प्लेक्स जॉब भी झेल लेगा। मैंने उठाया अपने ही स्टाफ को और मैंने कह दिया रुड़की का ऑफिस तेरा हुआ, पार्टनरशिप में काम करते हैं, संभालेगा सारा तो, ठीक है ना, सुपरविजन मेरा रहेगा, आऊँगा मैं कभी नहीं उठ के। सेम मैंने ऐसा ही बेहट का ऑफिस भी सेटअप कर। सर मुझे बताओ ग्रोथ हुई कि नहीं हुई मेरी? एक ऑफिस से 3 ऑफिस में पहुंच गया, और आपको पता है ना वजह क्या है? शुरू की 2 हेडिंग की वजह है क्योंकि मैं खाली बहुत हो गया था, इस वजह से मैंने नई अपॉर्चुनिटीज तलाशी, और खाली तलाशी नहीं, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कराया, अपने ही एम्प्लॉय से करवाया, क्योंकि वो डेवलप बड़े हो चुके थे बेटा, रूटीन जॉब्स में मास्टर हो चुके थे वो। क्लियर है बात? मुझे तो जिंदगी ने सिखाया कि ग्रोथ ऐसे होती है। बात ओके, समझ में आ रही है? ग्रोथ एक नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने अपना मुद्दा शेयर कर दिया, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया। 4 हेडिंग कोई दिक्कत तो नहीं, मैं अभी पढ़ने का टाइम नहीं दे सकता, अब मैं खत्म करने की तरफ आगे बढ़ता हूँ। वो 6th हेडिंग में लिखा हुआ है बेटर कंट्रोल बेटर कोऑर्डिनेशन, एक तरह के बेटर कंट्रोल, एक तरह बेटर कोऑर्डिनेशन। इधर देखना, कहता है डेलीगेशन की वजह से कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है या कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। रहेगा यार, क्यों नहीं रहेगा, प्लीज वहीं तरफ देखो बाबू। अगर आपको टॉप लेवल में काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर अथॉरिटी भी दे दी, क्या बेटा ये काम भूल जाएगा? सर क्या ये काम भूल सकता है? इसके पास मौका है ऐसा कि छोड़ में नहीं करता? सर अगर कल याद हो मेरी बात, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट, कुछ याद है? सर बोलने का दोगे आप इसको? बेटा ही इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल रिजल्ट, ही इज आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। अकाउंटेबिलिटी इसकी है कि नहीं है ये बताओ मुझे। याद है ना डेलीगेशन का तीसरा एलिमेंट, जवाबदेही तो इसकी है। सर क्योंकि इसको हमेशा ये डर रहता है कि कभी ना कभी टॉप लेवल वाला बुलाएगा, मुझसे पूछेगा काम हुआ कि नहीं हुआ, इस रिटर्न को कैसे फाइल करा, इस इनकम टैक्स रिटर्न में गलती हुई तो कैसे हो गई, छोड़े तो नहीं जाएगा, डर लगेगा। इस डर की वजह से बेटा ये हमेशा कंट्रोल में रहेगा, हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहेगा, आपके साथ तालमेल बिठा के काम करता ही रहेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई? अब 2 हेडिंग अलग अलग है बेटा, एक तो यहाँ पर लिखा है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और एक यहाँ लिखा है क्विक डिसीजन मेकिंग। 2 मिनट की हैं दोनों हेडिंग, समझते हैं खत्म करते हैं। मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा, इतना माइंड ब्लोइंग होगा, आप कहोगे भैया कभी दोबारा हेडिंग नहीं पढ़ूंगा मैं ये, इतना खतरनाक एग्जांपल दूंगा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में, ठीक है। रिवर एक्चुअल में मेरे ऑफिस का एग्जांपल। बाबू हायरार्की का मतलब सब समझते हैं क्या होता है? हायरार्की मीन्स, बड़े गधे हो यार तुम तो। हायरार्की मीन्स चेन, हायरार्की का मतलब होता है बेटा चेन बन जाना, ठीक है जी। बाबू कहता है डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, हेडिंग का नाम है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब डेलीगेशन ही बेसिस है हायरार्की का मैनेजमेंट की। अच्छा जी ये कैसे? लो मैं प्रूव करता हूँ, मेरी तरफ देखना। सर मैंने आपको ये बताया कि डेलीगेशन की वजह से हम काम बांटते हैं, और काम कभी भी सबको बराबर एक जैसा नहीं बंटता। सर मेरे किसी एम्प्लॉय में अलग टैलेंट है, किसी में अलग टैलेंट है, किसी में अलग, मैंने सबके टैलेंट देखे हुए हैं, सबको एक जैसा काम दे दूँ, एक जैसी अथॉरिटी दे दूँ, कभी भी नहीं होगा ना, ऐसा मानते हो? सब सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबकी एजुकेशन अलग है, एक जैसी पावर तो नहीं दी जा सकती, सबको अलग अलग पावर मिलेंगी, समझते हो? मेरे ऑफिस में ना एक स्टाफ आया बेटा, अभी आया, बिल्कुल फ्रेशर है, इसका नाम है डी। आकाश भाई एक सेकंड पोस्ट करना है, स्टाफ आया मिस्टर डी, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी आया, पहले दिन काम सीखने आया, ठीक है।
बाबू थोड़ा बहुत इसने काम सीख लिया, अभी महीना भर हो गया इसको, मैंने ना इसको एक पावर दे दी, थोड़ा सा काम डेलीगेट कर दिया इसको। मैंने कहा तू ना छोटे मोटे सारे काम कर सकता है, और अगर कभी तेरे को टैक्स सबमिट करना है किसी क्लाइंट का, तो तू 5,000 रुपये तक ही टैक्स सबमिट कर सकता है, इससे ज़्यादा की तेरी पावर अभी नहीं है। ठीक है जी, यानी कि गलती हो तो एक लिमिट में रहे, हम ना फंस जाए, पता लगे उड़ाए लाखों रुपए। ठीक है जी, समझ गए बात। बाबू एक और भी स्टाफ है मेरे पास 1 साल पुराना, जिसका नाम है मिस्टर सी। ठीक है बाबू, इसको मैंने पावर दी हुई है कि तू 1 लाख रुपए तक किसी भी क्लाइंट का टैक्स जमा कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, बिना मुझसे पूछे। ठीक है जी, एक्सपीरियंस स्टाफ है, 1 साल हो गया उसको काम करता है। बाबू मेरे पास एक और भी स्टाफ है जो मेरे पास काम कर रहा है सिंस लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, इसकी पावर है अगर किसी क्लाइंट का टैक्स 10 लाख रुपए तक भी है तो हम इससे पूछते नहीं है कि तूने क्यों जमा कर दिया, ये खुद कर लेता है। ठीक है जी, एक और स्टाफ भी है, पावर दी जाती है मैक्सिमम स्कोप बताकर, खुला सांड नहीं बना सकते आप किसी को भी। बाबू ये मेरा सबसे पुराना स्टाफ है, जिस दिन से मेरा ऑफिस चल रहा है उस दिन से मेरे साथ। ठीक है जी, यानी कि लगभग 10 साल हो गए मुझे सी बने, 10 साल से मेरे साथ है। ठीक है जी, इसको पावर है टैक्स जमा कर सकता है 50 पेटियों तक भी। मैं अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं देता हूँ, मैंने बताया हुआ है आपको, मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दी जाती है। इससे ज़्यादा बड़ा आज तक मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट नहीं आया जिसका टैक्स 50 पेटियों से ज़्यादा है, आएगा तो वो मैं खुद भरूंगा, पावर उसकी भी नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एक बात बताओ, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन सबको पावर मिली? सबको अलग अलग पावर मिली या एक जैसी मिली? मिलती नहीं, सबकी एजुकेशन अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, एक जैसी पावर, सबके स्किल्स अलग है, एक जैसी पावर मिल नहीं सकती भाई। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन हम काम बांटते हैं, हम पावर बांटते हैं। सर समझ में आ रही है बात? सबको एक जैसी नहीं मिल सकती, ये भी बात समझ में आ रही है? बाबू जब सबको पावर मिली और एक जैसी नहीं मिली, एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू whom। मेरी बात सुनिए आपने, मैंने क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू whom। बेटा एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी डिटरमाइन करती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसी हायरार्की बनेगी। और एक बात बताऊं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पावर बांटी, इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ चेन। बेटा डी हमेशा रिपोर्ट करता है सी को, सी हमेशा रिपोर्ट करता है बी को, बी हमेशा रिपोर्ट करता है ए को, और ए रिपोर्ट करता है मुझे खुद। इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड अ चेन, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे आज तक। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन पावर बटेंगी, कभी एक जैसी भी नहीं बटेंगी, और एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ही डिटरमाइन करेगी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ऑटोमेटिकली चेन बन गई। बताओ मैंने इंटेंशनली बनाई? कुछ भी नहीं करा मैंने तो इंटेंशनली। अभी लोग जो घर बैठे हुए हैं ना, बिजनेस स्टडीज या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट ऐसा बोलते हैं वो। क्या सेल्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ता है मुझे भी पता है, रटते रहेंगे सुबह शाम बैठ के बिजनेस, ये तो रटने का सब्जेक्ट होता है। ये रटना मैंने तो कभी सोचा भी नहीं भाई, बिजनेस रट सकते हैं, सपने में भी नहीं आता मेरे। क्लियर हुई है आइडिया? कहा था मैंने एग्जाम्पल ऐसा होगा आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ताउम्र भूलने लायक चीज नहीं आएगी। ठीक है जी, ऑल ओके। बाबू 6 की 6 हेडिंग डेलीगेशन की खत्म हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन में एक हेडिंग बचती है, बस खत्म करते हैं उसको। सर इधर एक हेडिंग है क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, आओ समझते हैं बेटा क्या है इस हेडिंग का मतलब। वो एक बात बताओ, ये कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये बैंक का ना जीएम है, इसके नीचे बहुत सारे आरएम है, फिर जोनल मैनेजर है उसके नीचे बहुत सारे, फिर उसके नीचे एरिया मैनेजर है भर भर के, उसके नीचे बेटा ब्रांच मैनेजर है भर भर के। स्ट्रक्चर दिख रहा है बैंक का कितना बड़ा? सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसेंट्रलाइजेशन ही बेस्ट रहता है ना? अब एक बात समझने की कोशिश करना, ये ब्रांच हेड है, ठीक है, 50 लाख तक का लोन कर सकता है, इसे कभी अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट नहीं करना होता, एरिया मैनेजर को बताना भी नहीं होता अगर 50 पेटियों तक का लोन कर रहा है तो। ठीक है जी, आज 40 लाख की लोन की एक फाइल आई हुई है इसके पास, और ये 10 दिन से स्ट्रगल में है
कि लोन करूँ कि ना करूँ। कुछ डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बिल्कुल फेक लगते हैं इसको, बहुत परेशान है। ठीक है जी, 10 से 15 दिन हो गए टालते हुए उस क्लाइंट को, करता हूँ आज करता हूँ, 15 दिन में करता हूँ, 5 दिन में करता हूँ लोन, बस ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, आज इसने ना अपने एरिया मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि सर मैं बड़ा टेंस हूँ, एक ऐसे ऐसे लोन की सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, आप मुझे बता दो इस सिचुएशन में लोन करूँ या ना करूँ। तो जवाब पता है क्या आएगा एरिया मैनेजर का? आप सोच भी नहीं सकते जवाब क्या होगा। यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, टेक डिसीजन। ये जवाब आएगा एरिया ऑफिस से। पता क्यों बाबू? वो कहेगा मेरे नीचे ना पता कितने ब्रांच ऑफिस हैं? 50। अगर 50 मैनेजर मुझे ये कहने लगे जी मेरी एक फाइल देख दो, एक फाइल देख दो, आप उस फाइल पे 15 दिन लगा चुके हो, आप मुझे दोगे 5-4 दिन में भी लगाऊंगा। और अगर 50 की तरफ से एक एक फाइल भी आ गई, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, मेरा तो पूरा साल खत्म हो गया। जवाब यही आएगा, यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, टेक डिसीजन। 15 दिन आपने लगाए हैं, आप ऑपरेशन के ज़्यादा क्लोज, मैंने तो उस फाइल भी नहीं देखी, तो आप ही डिसीजन दो ना, मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? सर बड़ी सीधी सी बात है भाई, उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो आपकी फाइल चेक कर सके। तभी तो मैं बोल रहा था लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट, सॉरी मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। सुपीरियर कंट्रोल करने का ही नहीं समय। समझ में आ रही है बात? सर इसी वजह से हेडिंग का नाम है क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसको पता है कि ऊपर से कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जब मैंने डिसीजन लेना है तो जल्दी लूंगा ना, जब मिलनी नहीं ऊपर से मदद कुछ। क्लियर हुई बात? पक्का से? चलो जी, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।